बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आलमोस्ट 31 चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और वो तमाम वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कंबाइंड चैप्टर होंगे, 3 से 4 चैप्टर, उनके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और एक चीज़ जो बार बार कही जाती है कि जो भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन को यानी वही लोग अपेयर होना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो अपने आप को अपने सब्जेक्ट के लिहाज से एडवांस लेके चल रहे होते हैं। तो फिर भी यहाँ पे कुछ मज़ीद एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चन हैं वह है केमिकल अरिथमेटिक्स, पीरियोडिसिटी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो इसमें आज की हम वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इनमें से कौन सा बॉटल वाटर होमोजीनियस है? कैंडल। इसमें कैंडल जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैंडल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सी वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें साल्ट डिज़ॉल्व होते हैं वाटर में, तो ये होमोजीनियस ही है। कैंडल में क्योंकि वैक्स होते हैं, अल्केन्स होते हैं और इसके साथ जो थ्रेड होता है, धागा होता है, तो इस वजह से कैंडल हेट्रोजीनियस कहलाएगी। नेक्स्ट है द यूनिट जॉल पर पास्कल इज़ इक्विवेलेंट टू। तो जॉल पर पास्कल, तो ये हमारे पास जॉल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल और पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर का -2 ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईएस्ट इन वेट। तो यहाँ पे हाईएस्ट 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो 1 मीटर क्यूब याद रखें, 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो ये तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होगा, यानी 1000 लीटर कह लें या हम 1000 ग्राम कह लें, बिकॉज वाटर हैज़ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें 1000 ग्राम आ रहा है पानी का 1 मीटर क्यूब में, 1000 किलोग्राम। सेकंड है नॉर्मल अडल्ट मैन। तो अडल्ट मैन का मैस जो एवरेज है वो 60 to 70 kg होता है। और नेक्स्ट है 10 लीटर ऑफ मरकरी। तो 10 लीटर मरकरी, ये क्योंकि मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6, तो 10 लीटर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1000 ml है, तो इसको 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास तकरीबन ये हो जाता है 13,000 किलोग्राम। बल्कि 10 लीटर है, तो इसमें अगर हम इसको मिलीलीटर में करें तो ये हमारे पास होगा 1000 ml। और मरकरी की डेंसिटी होती है, तो 10 लीटर में हमारे पास हो जाएंगे 10,000 ml और मरकरी की डेंसिटी आलमोस्ट 13.6 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 136,000, या इससे हमारे पास 136 किलोग्राम हो जाएगा, 136 किलोग्राम। तो मरकरी भी ये इसका भी वेट 1 मीटर क्यूब वाटर से लेस है, तो इसमें हाईएस्ट वेट होगा 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स यूनिट रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो इसमें हम यूनिट्स के रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे रिलेशन हम देखेंगे यूनिट्स के जॉल और अर्ग है। तो हमारे पास जॉल और अर्ग का रिलेशन होता है 1 जॉल इक्वल होता है 10⁻⁻7 अर्ग के। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन जो है ये 1 जॉल में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं ये 1.1625 क्रॉस 10⁻18 ऑलमोस्ट इतने होते हैं। इसको हम करेंगे यानी डिवाइड करेंगे ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि 1.6 क्रॉस 10⁻−19 जॉल होते हैं। तो उसको हम वहाँ से 1 जॉल की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दिस वैल्यू आ जाएगी 1 जॉल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास जो कैलोरी और जॉल का रिलेशन है तो 1 कैलोरी में 1.6 जॉल होते हैं, 1 कैलोरी में 4.818 जॉल होते हैं। तो यहाँ से एक तो ये है कि अगर 1 जॉल हो तो हमारे पास अर्ग ये 10⁻7 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जॉल है लार्जर यूनिट एज़ कम्पेयर टू अर्ग, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ये लार्जर यूनिट है, लेकिन जॉल कैलोरी से स्मॉलर यूनिट है। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन में देखते हैं स्टेटमेंट में कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो 1 जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इक्वल रिलेशन होता है 10⁻18 तक। तो ये स्मॉलर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका ऑप्शन तो यहाँ पे पहले स्मॉलेस्ट पूछा गया तो ये इसका ई वी होगा। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी सी, अगर हम इसका ये लीटर एटीएम देखें तो लीटर एटीएम का जो रिलेशन होता है हमारे पास लीटर एटीएम या जिस डेसीमीटर क्यूब एटीएम ये इक्वल होता है 101.325 जॉल के। तो यहाँ से पता चला कि जॉल जो है ये स्मॉलर यूनिट है, लीटर एटीएम लार्जर यूनिट है। अगर हम कैलोरी की बात करें तो कैलोरी हमारे पास होती है 4.18 जॉल के। तो यहाँ पे जॉल स्मॉलर यूनिट है, लेकिन कैलोरी तो इससे भी स्मॉलर होगा, जॉल स्मॉलर होगा, उसके बाद कैलोरी लार्जर है, और ये इनमें लार्जेस्ट यूनिट है लीटर एटीएम। तो यहाँ पे लीटर एटीएम इसका आंसर होगा, यानी लार्जेस्ट यूनिट है लीटर एटीएम, तो इसका सी आंसर होगा। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट्स। तो फर्स्ट में तो सभी ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, तो इसका आंसर ये ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 5 और 0। और अगर लास्ट वन यानी सी ऑप्शन जो है इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी अगर डेसिमल नहीं होता और विदाउट डेसिमल कोई वैल्यू है और उसमें नॉन ज़ीरो के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे तो वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होते। तो इसका आंसर ये होगा, इसमें सभी ज़ीरो सिग्निफिकेंट्स हैं। तो फर्स्ट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकंड में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और सी ऑप्शन में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें सभी वैल्यू हमारे पास सर्टेन होती हैं, एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन होती हैं, और उसमें एक वैल्यू यानी एक डिजिट ऐसा होता है जो अनसर्टेन होता है। तो इसका आंसर होगा ए। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 80% ऑफ कार्बन। तो कोई हाइड्रोकार्बन उसमें 80% कार्बन है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसको हम डिटरमाइन करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन इनका क्या इसमें, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ही है तो इसमें 80% या हम कर लें कि 80 ग्राम कार्बन है तो 20 ग्राम फिर इसमें हाइड्रोजन होगी 20%। तो इसका हम यहाँ से मोल फाइंड करेंगे 80 को 12 पे, तो यहाँ पे 80 को अगर हम 12 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.67,
और अगर 20 को हम 1 पे डिवाइड करें तो इसके मोल्स आ जाएंगे 20। अब इसको भी हम यानी जो इनके नंबर ऑफ़ मोल लेस होते हैं उस पर डिवाइड करते हैं, तो इसको भी 6.67 पे डिवाइड करेंगे। सॉरी इंटरप्शन हो रही है। और इसको भी हम 6.67 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका ऑलमोस्ट इसका 20/6.67 ऑलमोस्ट इसका 3 आंसर आएगा। और जो फर्स्ट ये वाला है इसका 1 आंसर आ जाए, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 होंगी। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH3। नेक्स्ट है 20 किलोग्राम ऑफ अमोनिया एंड 3 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो इसको चले देखते हैं। 20 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया। तो इससे अमोनिया की कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन हमारे पास इसका होगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसमें 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के, तो ये मिलके यहाँ पे बनाएंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया। और यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है नाइट्रोजन का वो 20 किलोग्राम है और हाइड्रोजन का 3 किलोग्राम है। तो यहीं पे मैं इसको करूँगा सॉल्व, यानी नाइट्रोजन का अगर ग्राम में देखें तो ये हमारे पास 20,000 किलोग्राम है, 20,000 किलोग्राम। और हाइड्रोजन का हमारे पास 3000 ग्राम में होगा 20,000, और इसका 3000 ग्राम होगा। और अगर हम यहीं पे इसके मोल फाइंड करें तो नाइट्रोजन के यहाँ पे इसके क्योंकि 20,000 है तो इसके हम मोल फाइंड करेंगे। तो इसके हमारे पास मोल आ जाएंगे, इसके मोल आ जाएंगे, इसको 28 पे डिवाइड करेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे 714 समथिंग, ठीक है। और अगर इस 3000 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसके 1500 मोल्स आ जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे NH3 होना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस से अमोनिया का, यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे, तो किस से अमोनिया का जो है लेस नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे 714 मोल हैं इसके नाइट्रोजन के और 1500 मोल है अमोनिया के। तो देखें इसको ज़रा, अगर हमारे पास हम इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में अगर हमारे पास नाइट्रोजन और अमोनिया का हम देखें, नाइट्रोजन और अमोनिया का, नाइट्रोजन के अगर 1 मोल हो तो अमोनिया के 3 मोल प्रोड्यूस होते हैं अकॉर्डिंग टू 2 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। अगर नाइट्रोजन का हमारे पास 714 मोल हो जाएं तो इसके फिर डबल हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 1428। इसी तरह हम हाइड्रोजन से फाइंड करेंगे अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो हाइड्रोजन के अगर 3 मोल हों तो ये रेशो मैं लिख रहा हूँ, ये इक्वल नहीं है, रेशो है। हाइड्रोजन के अगर 3 मोल हों तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 2/3, और अगर हाइड्रोजन के 1500 मोल्स हों तो अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1500। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1000 मोल आ जाएगा अमोनिया का। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट 1000 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट 1428 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ पे 1000 मोल अमोनिया के प्रोड्यूस हो रहे हैं, अमोनिया के 1000 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसको हम अमोनिया के मोलर मास यानी 17 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17,000 ग्राम। और अगर हम उसको किलोग्राम में चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 किलोग्राम। 17 किलोग्राम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स 10 ml 10 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड
टू गेट 0.1 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा, कितना उसमें हम वाटर ऐड करेंगे जब हमने 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है इस गिवन से। तो फार्मूला इसके लिए होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो यहाँ पे हमारे पास N1 तो 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू N2 है 0.1 और V2 फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 ये ऊपर 1000 हो जाएगा। V2 हमारे पास यानी सोल्यूशन का जो ओवरऑल रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो 1000 होगा। तो 1000 तो हमने सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम करना है। तो क्योंकि वहाँ पे 10 ml हमारे पास ऑलरेडी है, तो 1000 में से 10 ml माइनस करेंगे तो 999 ml वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास 1000 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 999 है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर इन। तो इस तरह का जो वैल्यू होता है जिसमें डेसिमल यानी इशारिया नहीं होता, तो उसमें नॉन ज़ीरो के बाद अगर सिर्फ ज़ीरो ही आ रहे हैं सभी, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो यहाँ पे जस्ट 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई वैल्यू आ जाए तो इसमें ज़ीरो के बाद क्योंकि नॉन ज़ीरो भी आ रहा है तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। लेकिन क्वेश्चन 9 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट है इसको ऐड करना है और इसका आंसर लिखना है। इसको हम ऐड करेंगे तो इससे यानी 89.232 प्लस 1.1, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 90.332। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हमने लिखना है, जब भी एडिशन 2 वैल्यू को ऐड किया जाता है या 3 वैल्यू को, जितनी भी हो उनको ऐड किया जाता है, तो उसमें वो हमने आंसर उसके हिसाब से देना होता है जिसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यानी यहाँ पे 1.1 के हिसाब से आंसर करेंगे। यानी जो भी आंसर आएगा उसको हम राउंड ऑफ करेंगे और उसका हम आंसर लिखेंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने, यानी हम उसको जो हमारे पास ऐड करने वाली वैल्यू है, ऐड होने वाली वैल्यू, उनमें से जिसके पास लेस सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको हम लेंगे। और याद रखें कि जो आंसर होगा उसमें जिसके रिस्पेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट आते हैं आंसर में भी उतने ही आएंगे। जैसे ये 1.1 में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो आंसर में एक ही डिजिट आना चाहिए। तो 90.332 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 जो है ये कोई इफ़ेक्ट इस पर नहीं करेगा। तो हमारे पास जस्ट 90.3 ही आंसर आएगा, 90.3 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है 18.4215 माइनस 6.0। तो इसको ये माइनस का क्वेश्चन है, इसमें सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा 12.4215 हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी आंसर हम लिखेंगे जिसमें लेस सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी वो हमारे पास है 6.0, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसके हिसाब से, और इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है, एक डिजिट आता है, तो हम जो इसका आंसर है वो एक डिजिट तक ही करेंगे। तो यहाँ पे 12.4 हमारे पास आ जाएगा। राउंड ऑफ भी करेंगे तो 12.4 ही आंसर आएगा। यहाँ पे 12.4 नहीं है तो इसका हम जो है नन पे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। तो इस तरह का जो वैल्यू है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर यानी डेसिमल के बाद अगर ज़ीरोज़ हैं और फिर नॉन ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में ज़ीरोज़ काउंट नहीं किए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में जस्ट एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस एंड दिस। तो इसमें पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फर्स्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और 6000 में जस्ट 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 and 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे।
नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो कोई भी अगर साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दिया गया है तो उसमें पावर को हम नहीं लेते, जस्ट हम उसमें जैसे कि यहाँ पे 1.00 है तो इसको ही लेंगे और इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। याद रखें इस तरह की वैल्यू में डेसिमल के बाद अगर नॉन ज़ीरोज़ हैं और कोई नॉन ज़ीरो भी नहीं आ रहा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फर्स्ट में, सेकंड में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और सी है पाई। तो पाई तो 3.14 एंड सो ऑन, तो इसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर पूछ लें कि मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस में होंगे तो वो है यहाँ पे पाई, और अगर मिनिमम पूछ लें तो वो हमारे पास है बी ऑप्शन, इसमें जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द कॉस्ट ऑफ टेबल साल्ट आर 12 रुपीज़ पर केजी, व्हाट इज़ द कॉस्ट पर मोल। तो यहाँ पे हम मोल का जो है वो कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं कि इसकी जो ग्राम में हम फाइंड करेंगे, यानी 1 मोल की फाइंड करनी है तो सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जो है उसका 1 मोल होता है 58.5 kg, तो उसकी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 12 रुपीज़ है पर केजी, यानी यहाँ पे जो प्राइस है 1000 ग्राम की प्राइस है 12 रुपीज़, और अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो वो होगा 1000 होगा नीचे हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 58.5 से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करना है 58.5 से और डिवाइड करना है 1000 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा, करते हैं इसको। तो ये हमारे पास अगर हम इस इशारिया को, ये जो इशारिया है 58.5, इसको यहाँ से रिमूव करें तो नीचे 1 ज़ीरो और आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 585 को 12 से, 585 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 को 5 से 60, 12 को 8 से तो 96 में फिर 6 ऐड करेंगे इधर से जो हासिल लिया, तो ये 1022 यहाँ पे 10 हासिल यहाँ पे, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 और 10 ऐड करेंगे 70, ये हमारे पास आ गया 7020। ये आ गए हमारे पास रुपीज़ आ गए, लेकिन इसको डिवाइड कर रहा है 7020 को डिवाइड कर रहा है 10,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7। मैं यहाँ पे चलो इसको रिमूव करके, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.70 रुपीज़, या इसके अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 17 पैसा बनेंगे, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है इफ़ एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एंड सल्फर इज़ दिस रिस्पेक्टिवली, सल्फर इज़ टाइम्स हैवियर देन कार्बन। तो सल्फ़र का एटॉमिक वेट है 12, कार्बन का है 30, यहाँ पे ये 12 है और ये हमारे पास है 30, सल्फ़र का 32 और ये 12। अब यहाँ पे हम रेशो देखेंगे तो हम इनको किसी एक डिजिट पे डिवाइड करते हैं, तो अगर हम इसको यानी सल्फ़र कितने टाइम हैवियर है तो इसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी 12 पे, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 4 12, यहाँ पे 8 4 32, तो 8/3। यहाँ पे सल्फ़र 8/3 टाइम्स हैवियर है कार्बन से, तो यहाँ पे आंसर नहीं है, इसका नन होगा। हाउ मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए जो टोटल हमारे पास स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहले तो होता है एम्पेरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना होता है, उसके बाद एम्पेरिकल मैथ्स फाइंड करना होता है, फिर हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड करना होता है, उसके मेथड होते हैं वेपर डेंसिटी मेथड और इसके अलावा भी। मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड करने के बाद हम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स से और एम्पेरिकल मैथ्स से। एन की वैल्यू फाइंड हो जाए तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला
इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो वहाँ से हम मालिकुलर फार्मूला फाइंड करते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं मालिकुलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना होता है, उसके लिए 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम उसमें जो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं, फिर उनकी मोल्स फाइंड करते हैं, मोल्स के बाद मोल रेशो लेते हैं, फिर जो स्मॉलेस्ट रेशो होती है जिसकी, उस पर सभी को डिवाइड करते हैं। फिर अगर उनमें से कोई फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम होल नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो होल नंबर में चेंज हो जाए। तो ये तो एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए 4 मेथड्स हैं। मालिकुलर फार्मूला को फाइंड करने के 5 मेथड हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, फिर एम्पिरिकल मैथ वहीं से फाइंड कर लेंगे, फिर मालिकुलर मैथ थर्ड स्टेप्स होता है, तो उसमें हम मालिकुलर मैथ वेपर डेंसिटी मेथड वगैरह से हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और मालिकुलर मैथ और एम्पिरिकल मैथ से। और लास्ट स्टेप होगा जो 5 स्टेप है, उसमें मालिकुलर फार्मूला फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करके। तो 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे इसका आंसर होगा B। उसके बाद है C3H8, तो इसमें इक्वेशन को बैलेंस करने का कहा गया है। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे x, y एंड z क्या होंगे, तो बैलेंस इक्वेशन करनी है। तो इसको देखते हैं बैलेंस कैसे करना है। हमने इसको C3H8 प्लस O एंड CO2 प्लस H2। ये जो अभी मैं इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहा हूँ, तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें ये होता है कि जो भी कोई ऐसी गैस जो इक्वेशन में है, केमिकल इक्वेशन में है, और वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जैसे H2 है, Cl2 है, O2 है, N2, तो उसको हम मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था तो मैंने उसको जस्ट O लिख लिया। उसके बाद हम ऐसे जो है मालिक्यूल को सबसे पहले बैलेंस करते हैं जिसमें मैक्सिमम एटम आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम एटम है C3H8 में, तो इसके हिसाब से हम बैलेंस करेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे मैं 4 हाइड्रोजन करूँगा, तो ये इधर भी 8 हो जाएंगी, ये 4H2O। और इसी तरह यहाँ पे कार्बन 3 है, तो यहाँ पे कार्बन 3 हो जाएगा। तो अब देखें राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन राइट साइड पे 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब इसको मैं फाइनलाइज करूँगा, ये हो जाएगा CH3H8 प्लस 4O को 2O2, फिर एंड में लिख लेना होता है 3CO2 प्लस 4H2O। तो इसमें XYZ आ गया 2, 3, 4, इसमें XYZ आ गया 2, 3 एंड 4। यहाँ पे आंसर में नहीं है, आंसर में नहीं है, तो इसका इसमें एक मिनट, यहाँ पे ऑक्सीजन राइट साइड पे हमारे पास 4 हैं और लेफ़्ट साइड पे थोड़ा इंटरप्शन हो गया। ऑक्सीजन राइट साइड पे 4 और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 6 हैं, तो 10 है, तो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन होंगी, और जब मैं O2 करके लिखूँगा तो यहाँ पे 5 होंगी। तो XYZ की वैल्यू आएगी 5, 3, 4, 5, 3 एंड 4। तो इसका ये होगा 5, 3 एंड 4। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द कंबशन। तो इसका सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिखें। ये रिएक्शन है, मीथेन का कंबशन हो रहा है किस में, CO2 प्लस H2O में। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करेंगे, यहाँ पे CH4 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास 22 ग्राम हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी, तो मीथेन कितने रिक्वायर होगी। तो इनका तो सिंपल रेशो है कि मीथेन का 1 मोल तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ही बनेगा। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ मोल है, 0.5 मोल है। तो अगर 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके लिए मीथेन भी 0.5 मोल ही रिक्वायर होगी। तो इसका आंसर होगा A।
नेक्स्ट है हाउ मच आयन इज ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। तो इसका रिडक्शन होगा, सिंपल रिएक्शन जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन का इसमें है। Fe2O3 रिड्यूस हो गया आयरन में और ऑक्सीजन में। अब इसको बैलेंस करें तो हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 3, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, यहाँ पे 4 हम आयरन कर लेंगे। तो इससे अगर हम देखें तो 1 kg हमारे पास आयरन है, और अगर उसको ग्राम में करें तो वो हमारे पास होगा 1000 ग्राम। और यहाँ से Fe2O3 का मोलर मैस होता है, Fe2O3 का मोलर मैस आयरन का होता है 56, तो 2 आयरन का होगा 102, और इसका होगा हमारे पास ये 56 और 112 होगा, और ऑक्सीजन का 48, 3 का 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास 118204156 160 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 1000 को 160 पे, 1000 को 160 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 मोल। मेन के इसके 6.25 मोल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसकी रिडक्शन से आयरन कितना प्रोड्यूस होगा, अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू स्टिशियोमेट्रिकली देखें तो 2 मोल आयरन के हों तो 2 मोल हमारे पास फेरिक ऑक्साइड के हों तो 4 मोल आयरन के प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास 6.25 मोल हैं। चलो इसको कर लेते हैं कि अगर हमारे पास आयरन के 2 मोल हों तो 4 मोल इसके प्रोड्यूस होते हैं। Fe2O3 के 2 मोल हों तो आयरन के 4 मोल, अगर इसका 1 मोल हो जाए तो ये 4/2 हो जाएगा। और अगर इसका यहाँ पे अगर इसके 6.25 तो ये इसका हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.50, ये मोल प्रोड्यूस होंगे। और अगर इसको हम यहाँ से आयरन का मोलर मैस होता है 56, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 700 ग्राम, और किलोग्राम में आ जाएगा 0.7 किलोग्राम। नेक्स्ट है A+B2 फॉर्म AB2 100 एटम ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ B2। यहाँ पे B2 होना था विच इज़ एक्सेस इन रिएक्टेंट्स। तो इनमें से कौन सा एक्सेस है, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो A एटॉमिक फॉर्म में तो उसका 100 एटम, यानी दोनों में 1:1 के हिसाब से ही रिएक्शन हो रहा है। तो A के लिए हम एटम ही लेंगे, B के लिए मॉलिक्यूल ही लेंगे। तो 100 एटम है, 100 मॉलिक्यूल है, तो इनका रेशो ये तो इक्वलाइज हो जाएगा, इक्विमोलर है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई एक्सेस में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर में होगा डी। नेक्स्ट है इफ़ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिज़ॉल्व इन 500 मिलीलीटर व्हाट इज़ परसेंटेज मैस इफ़ डेंसिटी इज़ दिस। तो परसेंटेज मैस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैस ऑफ सल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैस ऑफ सल्यूट तो हमारे पास 100 ग्राम है, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ सॉल्यूशन। तो मैस ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 550 ग्राम, ये हो जाएगा 550 ग्राम। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन का हमारे पास है मैस। तो फाइंड क्या करना है हमने, परसेंटेज मैस। तो इसके लिए फार्मूला होगा 11 यानी सल्यूट का मैस ओवर सॉल्यूशन का मैस मल्टीप्लाई 100। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 और नीचे 50 हो जाएगा, 100 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2% ये परसेंटेज मैस होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसका डी होगा। उसके बाद है नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ दिस व्हेन 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन। तो यहाँ पे हमने फाइंड करनी है नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है हमने। 31.5 ग्राम दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का। तो नॉर्मेलिटी के सबसे पहले तो हम ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 126 ऑक्सैलिक एसिड का
मॉलिक्यूलर मास होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम इसका इक्विवेलेंट वेट लेंगे। ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड की बात की जा रही है, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड ये डाई बेसिक एसिड है, इसमें 2 प्रोटॉन हैं, तो इस लिहाज से इसका 63 होगा इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी हमने फाइंड करनी है, तो नॉर्मेलिटी के लिए फार्मूला होगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मैस कितना है 31.5 है, और इसको डिवाइड करना है हमने, इसका मोल इक्विवेलेंट वेट है 63 मल्टीप्लाई इसका जो हमारे पास है वॉल्यूम, वो है 1250। इसको डेसीमीटर क्यूब में लेना है, तो यहाँ पे हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, 1000 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसका यहाँ से मैं अगर इसका ये इशारिया है, इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ तो नीचे एक और ज़ीरो आ जाएगी। अब ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, ऊपर बचा 10। ये 10 हमारे पास ये यहाँ पे हो जाएगा ये 63। अच्छा ये हो गया हमारे पास, और इसको अगर मैं करूँ तो ये 25 और यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह 63 को अगर मैं करूँ तो ये 7 पे डिवाइड होगा, तो इसका नीचे 5 3 8 और 9, तो 63 को 9 पे करेंगे तो ये यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 35, यानी 9 पे करेंगे तो ये 9 3 27 4 यहाँ से बचा 4 45 तो 5 35 यहाँ पे आ जाएगा। 35 इस तरह 7 कट गया, ये 5 आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 2/25, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 2/5 हमारे पास आंसर आएगा 2/5। तो यहाँ पे 2/5 इसका आंसर होगा, या 2 को 5 पे डिवाइड कर लें, 2 को 5 पे डिवाइड कर लें तो ये 0.4 इसका आंसर होगा। तो ये इसका सलूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 ml ऑफ 1.5 मोलर ऑफ H2SO4 एडिंग बाई 5 लीटर वाटर द नॉर्मेलिटी इज। तो इसके लिए भी वही फार्मूला पुट करेंगे, यहाँ पे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 हमारे पास है 250 मल्टीप्लाई इसकी हमने नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट में तो हमारे पास मोलैरिटी दी हुई है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करना होगा, तो ये 3 हो जाएगा, इसका यहाँ पे 3 होगा। N2 यहाँ पे हमने फाइंड करना, और वॉल्यूम इसका होगा क्योंकि 5 लीटर है और ऑलरेडी इसमें 250 ml, यानी इसमें 250 ml ऑलरेडी है, 5 लीटर हमने ऐड करना है, तो 5 लीटर 5000 ml के इक्वल है, और उसमें अगर 250 ml ऐड करें तो ये मल्टीप्लाई होगा 5000 में, तो 250 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5250। यहाँ से N2 हम फाइंड करेंगे, तो N2 हमारे पास आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5250, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 50 से ये भी कैंसिल हो सकता है, 25 1 पे कैंसिल हुआ, ये 52 2 पे करेंगे तो 2 इसमें रिमाइंडर होगा, 2 25 से मिलाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 से मिलाएंगे तो इसका 25, तो ये 1 पे जाएगा। मैंने 25 पे डिवाइड किया 525 को, तो ये आंसर आया 21। इसी तरह यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे 7 1/7 यहाँ पे तो नहीं है तो इसका आंसर होना था 1/7, तो 1/7 इसका आंसर नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम इसका नन करेंगे। नेक्स्ट है ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो इसका
आंसर पूछा गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। याद रखें, कोई भी वैल्यू जब दी जाती है तो आप उसका आंसर जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, ये याद रखें वो उसके करीब तरीन हो आंसर। ये ना हो कि आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर उसमें उसको देखें और उसका वैल्यू देखें कि वो इतना डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर चुका हो कि बिल्कुल उसके करीब ही ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास है 2808। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो ये तो 280 हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 है, लेकिन ये तो 4 है और वैसे भी उससे डिक्रीज़ काफ़ी ये वैल्यू है। बी ऑप्शन है 281, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत दूर है जो स्टेटमेंट में वैल्यू दिया हुआ है। और अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो इसमें आंसर इसका ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह के साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2810, 2810 हम इसको लिख सकते हैं। ये इसके करीब है, जस्ट 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो इसमें देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं। याद रखें, अगर किसी वैल्यू में डेसिमल नहीं आता और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद सभी ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाते। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जो अभी वैल्यू लिखा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं था, तो इसका नन करेंगे। नेक्स्ट है राइट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको हम यानी इसमें 9 शामिल करेंगे, 9 शामिल करेंगे और यहाँ तक ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ तो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्योंकि राउंड ऑफ भी करेंगे तो 7 जो है ये ग्रेटर देन 5 है, तो ये 9 को 10 कर देगा, तो ये 459 से 460 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.0460। द नंबर ऑफ मालिक्यूल इन 100 ml ऑफ 0.09 नॉर्मल H2SO4। तो सबसे पहले तो हम इसका कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन जो हम इसका मैस फाइंड करेंगे। तो मैस से हम मोल फाइंड करेंगे और मोल से नंबर ऑफ मालिक्यूल। तो यहाँ पे इसका हमारे पास क्योंकि मैस फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी इसकी फार्मूला डायरेक्टली मैं वैल्यू लिखूँगा 0.02 मैस फाइंड करना है। इसका इक्विवेलेंट वेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये है नॉर्मेलिटी का सलूशन, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 49 मल्टीप्लाई 0.1। ये क्योंकि 100 ml को डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो 0.1 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये m इक्वल टू आ जाएगा इसका ये 49 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा मैथ 0.098। अब यहीं से इसके मोल फाइंड करेंगे, यानी इसको 98 पे डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.01। तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल इसमें मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल्स होंगे, लेकिन इतने मोल्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.001, ये है 10⁻³ के इक्वल। तो एवोगैड्रो नंबर को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास उसकी पावर 3 यूनिट से डिक्रीज़ कर जाएगी और वो हो जाएगी 6.02 क्रॉस 10⁻20। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है इफ़ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम यूज्ड इन द रिएक्शन। तो इसका देखते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन का, ये एल्यूमिना प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 4 कर लें। अब अमोनिया के ऑक्सीजन के यहाँ पे 1.5 मोल हैं, ऑक्सीजन के 1.5 मोल हैं। याद रखें, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के अगर 1 मोल हो तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे तो हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन 3 मोल होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मोल हो तो एल्यूमिनियम के 4 मोल पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्लीट रिएक्शन होगा। और अगर इसका 1 मोल हो तो 4/3 हो जाएगा, और अगर 1.5 मोल हो ऑक्सीजन का
तो इतने मोल हो जाएंगे। अब ये डिवाइड करेंगे 1.5, ये कटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा, 4/2 तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 1.5 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल रिक्वायर होंगे एल्यूमिनियम के लिए। वैसे भी इक्वेशन से देख लें तो 3 ऑक्सीजन के लिए 4 रिक्वायर होते हैं, तो 3 को हाफ़ किया तो उसका 1.5 आया। तो इसी तरह एल्यूमिनियम को भी हाफ़ करेंगे तो इसके 2 मोल आएंगे एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ग्राम इसका आंसर होगा। 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर कंटेन 6 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कंसनट्रेशन ऑक्सीजन इन ppm। तो इसमें सिंपल है कि हमारे पास जो मिलीग्राम है इसको हम मैं इसका यहाँ पे यानी 6 मिलीग्राम है तो इसको लिखेंगे 6 × 10⁻³ ग्राम। इसी तरह वाटर का जो सॉल्यूशन है, वाटर में सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन 1 kg है सैंपल, तो वो होगा 1 kg, उसको ग्राम में करेंगे। जिस तरह इसको भी ग्राम में किया तो वो हमारे पास हो जाएगा 1000 ग्राम। और ppm में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10⁻³ यहाँ से 10⁻³ यानी यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ, और इसी तरह यहाँ पे 10⁻³ बचेगा, ये 10⁻³ कट गया, यहाँ पे 6 ppm आंसर आ जाएगा, 6 ppm इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड 8 ग्राम। तो इसको अभी यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखेंगे पहले। मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे इसके 20 ग्राम। सबसे पहले तो इसके मोल फाइंड करेंगे, तो मोल इसके मैग्नीशियम का 24 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, 12 + 60 24, 84। तो 84 यहाँ पे, तो 20 को 84 से डिवाइड करेंगे तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल हैं रिएक्शन में, तो इससे प्रोड्यूस होता है 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखें ये इनका 1:1 है, यानी अगर 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 1 मोल ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर 20/84 मोल्स हैं तो मैंने इसका यानी आंसर नहीं किया, तो ये मोल ही इसको समझें। तो इसके मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 20/84 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं इतने मोल प्रोड्यूस होंगे, यानी 20 मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ट्वेंटी बाई 84 मोल हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के। तो इतने प्रोड्यूस होते हैं मोल, तो मैग्नीशियम का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे पास होगा 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉरी यहाँ पे 20 होना था, अगर हम इसका आंसर करें यहाँ पे तो ये हमारे पास हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 84। सॉरी यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो उसके लिए हम फिर 40 मैस लेंगे। 40 मैस लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 800। इसका मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, दोबारा इसको देखें। हमारे पास है 20/84, 20 डिवाइडेड बाई 84 मोल हैं किसके, मैग्नीशियम कार्बोनेट के। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इतना ही प्रोड्यूस होना चाहिए, तो इसके इतने ही मोल प्रोड्यूस होंगे। तो अब अगर हम ग्राम में वैल्यू देखें तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मैस होता है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 डिवाइडेड बाई 84, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 9.52। क्वेश्चन में है कि 8 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है तो 9.5 ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए। तो 8 यानी ये थ्योरेटिकल यील्ड ओवर एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज इम्प्योरिटीज़। तो इससे आंसर आ जाएगा 84, इससे आंसर आ जाएगा 84। ये हमारे पास इसका आंसर होगा 84, यहाँ पे नहीं है तो इसका नन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 20 ml ऑफ 10 नॉर्मल HCl एंड 10 नॉर्मल 36
10 ml ऑफ 36 नॉर्मल H2SO4 मिक्सचर मेड अ 1 लीटर। तो इसके लिए फार्मूला होगा N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। तो हमारे पास N1 है 20 मल्टीप्लाई N1 था, तो मल्टीप्लाई 10 प्लस N2 का वैल्यू है 36। चेंज नहीं करेंगे, H2SO4 उसकी नॉर्मेलिटी ही दी हुई है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे 36। और इसमें ml इसके हैं 10 डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम है फाइनल ये 1 लीटर इसका होगा। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, 1 लीटर है तो उसके ml होंगे 1000 ml, क्योंकि जो नॉमिनेटर में वैल्यू वो भी ml में ली गई हैं। तो इसमें यहाँ पे ये हो जाएगा 200 प्लस 360, तो ये 560 डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0.56, इसका आंसर आ जाएगा 0.56। तो यहाँ पे आंसर नहीं है, इसका नन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड सबसे इफ़ 70% कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ गिवन नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि अगर हमने इसका 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 250 ml में, तो उसके लिए नाइट्रिक एसिड का कितना अमाउंट रिक्वायर होगा। तो करते हैं इसका कैलकुलेशन है कि 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कितना मैस रिक्वायर होगा। ये सोल्यूशन नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी का ही है, और इसका नाइट्रिक एसिड का मोलर मैस होता है 63, 48 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 14, 62 प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो 63 मल्टीप्लाई यहाँ पे वॉल्यूम है 250 ml, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000/250। तो इसको यहाँ पे देखेंगे मैस कितना आएगा हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास 4 बचा, यहाँ से m आ जाएगा, m हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कैंसिल, यहाँ पे 63 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 31.5, ये आंसर आ गया 31.5, यानी 31.5 ग्राम रिक्वायर होंगे नाइट्रिक एसिड के। लेकिन प्योर नाइट्रिक एसिड नहीं है, बल्कि 70% नाइट्रिक एसिड है। तो अगर हमें इसका यानी 31.5 ग्राम रिक्वायर हैं, तो अगर तो हमारे पास होता ये 70 ग्राम, ये हमें मिल रहा है 100 ग्राम से नाइट्रिक एसिड, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन से 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड मिल रहा है। और अगर हमने 1 ग्राम इसका लेना हो तो इसके लिए होगा 100/70, और अगर हमने इसके लेने हों 31.5 मोल 31.5 ग्राम लेने हो तो उसके लिए सोल्यूशन का इतना होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 315/7, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये मेरे ख्याल में 7 पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इतने ग्राम हमें सोल्यूशन लेना होगा 70% नाइट्रिक एसिड का। तो ये 717 और 7 4 28, यहाँ से 3 बचे और 3 5 के साथ मिलके ये 5 7 35 45 ग्राम इसका आंसर होगा, 45 ग्राम इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट हैज़ 50% वाटर बाय मास। ये कुछ क्वेश्चन थे इसके रिलेटेड, जो केमिकल कैलकुलेशन है, केमिकल अरिथमेटिक्स है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी में दिक्कत होती है तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो टीचर टीच कर रहा होता है उसका उस वक्त तक वो नहीं समझेगा कि हाँ कदा हो रहा है, तो जब तक आप यानी जो चैनल है इसका मकसद होता है तो वो मकसद भी इसका ज़िंदा रहेगा, आप इससे सीखते भी रहेंगे। तो ये एक आपकी तरफ से अप्रिशिएशन होती है जो टीचर को नेक्स्ट टाइम बेहतर परफॉर्म करने पे
उस पर उभारती है। और ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर नहीं किया लाइक भी करें, जितने भी आप वीडियो देखते हैं उन पे लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ये आपकी तरफ से बहुत कुछ, एक टीचर जो आपको सिखा रहा होता है या आप उससे जो भी सीख रहे होते हैं आप, तो ये उसके लिए बहुत कुछ होता है जो आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे दिली दुआ निकलती है। आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये चीज़ इस पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस पे टाइम होता है, यानी क्विज़ जो है इस तरीके से सेट किए जाते हैं, उनके ऑप्शन इस तरह के बनाए जाते हैं कि आप उससे एक क्वेश्चन की बजाय कई क्वेश्चन उससे सीख रहे होते हैं। और इसके अलावा इस पे बहुत कुछ जो है वर्क किया जाता है, इसमें बहुत टाइम इसमें कंज्यूम होता है। तो इसका इशू नहीं है, ना ही इससे आपसे कुछ मांग रहे, जस्ट आपको ये चीज़ याद दिलाने के लिए कि आपके एक लाइक से टीचर के दिल में कितनी खुशी पैदा होगी या वो कितना खुश होगा, जिससे दिल से दुआ निकलती है। तो इतने व्यूज़ आते हैं, तो ये आप इसको लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट डॉट XH2O हैज़ अ 50% वाटर बाई मैस। तो कंपाउंड है इसमें, यानी 50% वाटर है, तो सोडियम कार्बोनेट तो है ही सही। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मैस होता है सोडियम का 46 और इसका 48 + 12, तो इसका 48 ऑक्सीजन का प्लस 12 ये 60 और 46 106, यानी 106 ग्राम तो सोडियम कार्बोनेट है, तो इतना ही वाटर होगा। तो 106 ग्राम वाटर है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 18 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन आ जाता है 5.8 इसका आंसर आ जाता है। होल नंबर में पूछा गया है, तो यानी वाटर के मालिक्यूल यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 6 वाटर के मालिक्यूल्स होंगे। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल कंटेन, मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में टोटल 12 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में। 1869 में मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल दिया था, जिसके फिर कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ उसकी बहुत उसका बेनिफिट भी थे। उस पीरियाडिक टेबल में मेंडलीव ने प्रेडिक्शन दी थी कुछ एलिमेंट की, उनकी प्लेस वहाँ पे उसने छोड़ दी, जैसे जर्मीनियम, गैलियम वगैरह हैं। लेकिन कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे मैथ्स के हिसाब से भी अरेंज किया तो उसमें भी कुछ ग्रुप्स पेयर्स थे, उनमें डिस्टर्बेंस आ रही थी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसने सही अरेंज किया था, जिसमें निकल, कोबाल्ट है, पोटाशियम, आर्गन वगैरह का, तो ये है आयोडीन, टेलोरियम वगैरह का। तो मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल में 12 पीरियड हैं, 8 ग्रुप्स हैं, और ये 1869 में मेंडलीव ने दिया था और 1905 में पब्लिश हुआ था मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल। तो इसका आंसर होगा लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है, इफ़ Z = 114 पीरियाडिक पीरियड्स एंड ग्रुप्स नंबर। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन 35 है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें टाइम आपका जो टाइम है वो उसमें मैनेज कैसे आप करते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, या कंप्लीट जो टेस्ट होता है, पेपर होता है, उसमें टाइम कैसे, जैसे आइसोमर ड्रा करने का वगैरह का लास्ट टाइम भी क्वेश्चन 2-3 पूछे थे। तो इसमें आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका है 114, तो इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। और ये होगा सर प्यारे सर, ये ट्रिक है इसके लिए, प्यारे सर 2 प्यारे सर 2 प्यारे सर, यहाँ पे होगा फिकर 2 प्यारे सर। तो यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3d 4p, यहाँ पे आएगा 5s 4d 5p 6s 4s 5d 6p 7s। तो अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पे 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 तो 4f तक, नेक्स्ट 5d
10, नेक्स्ट 6s 6, 7s 2, 5f होगा, उसके बाद 14, 6d 10। तो यहाँ तक इसके नेक्स्ट अगर देखें तो 7p2। तो इसमें यहाँ पे 7p2 और 7s आ रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 14 ग्रुप से होगा, कार्बन फैमिली से होगा। और 7 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये 7 पीरियड से होगा, ये 7 पीरियड से होगा। 7 पीरियड एंड 14 ग्रुप होगा। उसके बाद हाउ मच एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट ऑल एटम ऑफ सोडियम टू सोडियम आयन प्रेजेंट इन 2.3 मिलीग्राम ऑफ। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि सोडियम के मोल फाइंड करेंगे, 2.3 मोल हैं तो 2.3 मल्टीप्लाई इसका डिवाइड करेंगे 23 पे, तो ये आ जाएगा 0. यहाँ पे क्योंकि नीचे 10 ये 0.1 मोल आ गए। तो अब इसके किलो जॉल में एनर्जी है, किलो जॉल को जॉल में करेंगे तो 496,000 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे यहाँ पे सोडियम टू सोडियम आयन। तो हमारे पास इसके क्योंकि मिलीग्राम थे तो मिलीग्राम है तो 10⁻³ भी होगी। यहाँ पे ये 496,000 ये इसके 1 मोल की एनर्जी है, तो इतने मोल की एनर्जी कितनी होगी 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये हमारे पास आ जाएगा 49.6 जॉल। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन है विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाईएस्ट होगी, आयरन के 2 यहाँ पे आयन्स हैं और कापर के। तो कापर का तो एटॉमिक साइज़ कम होता है तो उसकी जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट बेस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। और फेरिक का क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फेरस। इसी तरह क्यूप्रिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यूपरस से ज़्यादा होगी। तो इन दोनों की तो कापर से लेस ही है, लेकिन क्यूपरस और क्यूप्रिक में क्यूप्रिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाईएस्ट होगी। अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट इन साइज़। तो सभी इसमें कैटाइन हैं जो वो तो स्मॉलेस्ट इन साइज़ होंगे, लेकिन इसमें इसके अलावा है सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इनमें से लार्जेस्ट साइज़ होगा सोडियम का, क्योंकि पीरियड में सोडियम सबसे पहले तो इसका लार्जेस्ट साइज़ होगा, पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है विच इज़ करेक्ट आर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो कौन सा करेक्ट आर्डर है नॉन मेटेलिक करेक्टर का, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन। ये सी ऑप्शन ये करेक्ट है। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर सिलिकॉन से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर 38 का आंसर होगा सी 39 का। इन विच पेयर फर्स्ट एटम और आयन नॉट लार्जर देन सेकंड। तो पोटाशियम तो लार्जर है पोटाशियम प्लस से, क्योंकि न्यूट्रल एटम लार्जर होते हैं कैटाइन से। सल्फ़र लार्जर है ऑक्सीजन से, ये भी करेक्ट है। नाइट्रोजन लार्जर है ऑक्सीजन से, ये भी करेक्ट है। तो सभी करेक्ट हैं, कोई भी ऐसा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका होगा डी। नेक्स्ट है द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ये आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया गया और पूछा गया है कि एलिमेंट के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखें जो भी एनर्जी के वैल्यू होती हैं, जब बहुत ज़्यादा 2 एनर्जी की वैल्यू के दरमियान डिफरेंस आ जाए, इसका मतलब वो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसमें से निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो शो करता है कि उतने ही उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं और उतने ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 800 है, नेक्स्ट 2400, इतना डिफरेंस ख़ास नहीं। अगर हम नेक्स्ट देखें 36,100 है, नेक्स्ट 26,000 आ गए, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। तो इस एलिमेंट के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, इन विच फैमिली वुड यू प्लेस दिस इफ डिस्कवर।
तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही लिखेंगे। तो लास्ट पे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया उसके रिस्पेक्ट हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है। अब इसमें क्योंकि ये हमने 114 तक की थी तो 117 है, तो 7p5 हो जाएगा। 7p ये हमने कन्फिग्रेशन किया 1 एटॉमिक नंबर था एलिमेंट का, इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर था 114, तो यहाँ पे 117 का पूछा गया है तो 7p5 हो जाएगा। 7s2 7p5। तो ये जैसे यहाँ पे s है 7s2 7p5, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा। ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा, तो इसका यहाँ पे सी आंसर होगा। उसके बाद है द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ करेक्ट ऑर्डर। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें लिथियम की तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2। और अगर बात करें कार्बन की तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p3 हो जाएगा क्योंकि 2p इसका 6 एटॉमिक नंबर है तो इसका 2p1 रह जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का 4 होता है तो इसका 1s2 2s1 रह जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह बोरोन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2, तो p में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दिस कन्फिग्रेशन, ये इनकी कन्फिग्रेशन होगी। यानी इनको मैं कह लूँ ये लिथियम प्लस है, ये कार्बन प्लस है, बेरिलियम प्लस है एंड बोरोन प्लस है। तो इनमें से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, वो इसका आंसर होगा लिथियम का, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज़ है। लिथियम के बाद आएगा बोरोन का क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन स्टेबल है। लिथियम उसके बाद बोरोन, नेक्स्ट होगा बेरिलियम का क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। लिथियम बोरोन बेरिलियम, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा लिथियम, इसका लिथियम बेरिलियम, सॉरी बोरोन का, क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन लिथियम बोरोन, उसके बाद कार्बन और उसके बाद लास्ट पे बेरिलियम आएगा क्योंकि इसका तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतना न्यूक्लियर चार्ज भी, कार्बन पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, उसका दूसरा ही शेल है, कार्बन पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो कार्बन का इस बेरिलियम से आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा लिथियम बोरोन कार्बन एंड बेरिलियम। द एलिमेंट 120 अगर कन्फिग्रेशन है तो जैसे हमने कहा कि 7p5 है तो ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा 7p6, यानी 4 तो ये हो गए और 2 इसका हो जाएगा 8s। अगर कन्फिग्रेशन देखेंगे 7p6 8s2, तो ये 120 जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसका ये कन्फिग्रेशन होगा, उसका ये कन्फिग्रेशन होगा 120 एटॉमिक नंबर वाले का। 8s2 लास्ट में आएंगे तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करेगा जब डिस्कवर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसका नन करेंगे। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद L इज इक्वल टू 1 M इज इक्वल टू +-1। तो सल्फ़र के एटम के लिए पूछा गया है, तो सल्फ़र में होता है 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 सल्फ़र के, और इसी तरह 3p में होते हैं 4। तो उन्होंने कहा है कि इसका एक ही +1 और -1 लेना है। ये मान ले +1 है, इन दोनों में से कोई मान ले -1 है, तो 2p के +1 -1 में 4 इलेक्ट्रॉन है और 3p जो सल्फ़र का कन्फिग्रेशन है उसमें +1 में 2 और -1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे जब ये हमारे पास क्वांटम नंबर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विद गिवन एटॉमिक नंबर बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
यहाँ पे 64 एंड 68 ये सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। याद रखें, ये दोनों एलिमेंट जिनके ये एटॉमिक नंबर गिवन है ये लैंथेनाइड सीरीज़ से बिलोंग करते हैं, और लैंथेनाइड सीरीज़ एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है और वो ग्रुप नंबर है 3। लैंथेनाइड सीरीज़ के सभी एलिमेंट 3 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ये। तो इसमें सोच में नहीं पड़ जाना कि इतना थोड़ा गैप, तो ये ग्रुप नंबर कैसे सेम हो गया। तो ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। द फार्मूला ऑफ द हेलाइड हैज़ अटोमिक नंबर 56। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। यहाँ पे 4s 3d 4p 5s 4d। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 2 6 2 6 2 10, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास तो ये हो गया 10 और 5s 4d, ये हो जाएगा 5p 6s। तो ये हमारे पास 10 6 2। तो यहाँ तक 56 एटॉमिक नंबर हो जाता है, इसका ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये 6s2। तो इस एलिमेंट के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये डाईवेलेंट है और ये हैलाइड बनाएगा px2। द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम फॉर मैंगनीज़ के आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका डी सबशेल हाफ फिल्ड होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो निकालना डिफ़िकल्ट होगा, तो उसके लिए मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ मैक्सिमम फॉर मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेरिलियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। मैग्नीशियम का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो एनर्जी नीड होगी फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एल्यूमिनियम जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। विच वन इज़ लीस्ट स्टेबल। तो इसमें से आंसर इसका होगा, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो A9, उसका A9 लीस्ट स्टेबल होगा। तो बेरिलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये लीस्ट से स्टेबल होगा। बाकी लिथियम माइनस तो स्टेबल हो रहा है माइनस में, तो इसमें जो बेरिलियम माइनस है ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा। इससे भी इसके 2 एक ऑर्बिटल इसका कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। याद रखें, कोई भी एलिमेंट अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी गई है, बहुत से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन पे डिपेंड करती है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक है। तो उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो जहाँ पे जितने हैलोजन, क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट होता है, जितने हैलोजन अटैच होंगे तो वो इंडक्टिवली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी गई है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, इसमें एक ही हैलोजन है, तो यहाँ पे इतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अबव। तो यहाँ पे कार्बन की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज HCl। यानी ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो वो कोई एम्फोटेरिक, जो एम्फोटेरिक हैं वो तो दोनों के साथ ही रिएक्शन करेंगे, इसके अलावा दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे जो भी होंगे कंपाउंड्स। तो यहाँ पे Al2O3 एम्फोटेरिक है, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, तो ये भी रिएक्शन करेगा दोनों के साथ। इसी तरह बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट।
उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंसियम ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट आफ्टर द एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल। ये हमारे पास है फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर होता है 87 होता है। तो एमिशन होगा अल्फ़ा पार्टिकल का, तो वो जो एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 89 और वो एलिमेंट है एक्टिनियम, और इसका यहाँ पे एटॉमिक मास 227 एंड फ्रेंसियम का 223 और ये हमारे पास है 4। तो यहाँ पे पूछा गया द एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप, तो लैंथिनाइड और एक्टिनाइड ये दोनों थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर होगा ए। विच इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो मेजर है वो कैल्शियम होता है, कैल्शियम। मैग्नीशियम का अमाउंट ह्यूमन बॉडी के अंदर जस्ट 25 ग्राम है। कोई जो भी अडल्ट मैन है, यानी जिसका एवरेज वेट 60 to 70 किलोग्राम होगा, तो उसमें 25 ग्राम मैग्नीशियम, सोडियम होती है 90 ग्राम और पोटाशियम 170 ग्राम और कैल्शियम होती है 1200 ग्राम। इसका अमाउंट होता है 1200 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर हम इसके इन मेटल के हिसाब से देखें तो कैल्शियम 1200 ग्राम होती है ये बॉडी के अंदर। इसका जो अमाउंट है से अगर हम बात करें, इसकी जितना भी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो जो हमारे टीथ या बोन्स होती हैं तो 99% उनमें कैल्शियम ही होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। इसके बाद आयरन 5 ग्राम होता है और कॉपर की अमाउंट 0.06 के राउंड अबाउट होती है। चलें, वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट फॉर द लॉन्ग टाइम व्हेन पुट इन वाटर, तो इनमें से लिथियम वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी, क्योंकि लिथियम की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी इजीली, तो इसका ये पानी की सरफेस पे फ्लोट करेगी। और अगर हम सोडियम को वाटर के अंदर पुट करेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगी और वो तो फ्लोट नहीं करेगी। और सीज़ियम का तो विगरसली रिएक्शन होता है, वो सोडियम की निस्बत भी ज़्यादा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल विच इज़ मोस्ट अबंडेंट, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती कैल्शियम। कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फर्स्ट पे ऑक्सीजन है, सेकंड पे सिलिकॉन, थर्ड पे एल्यूमिनियम, फोर्थ पे आयरन, फिफ्थ पे कैल्शियम और नेक्स्ट मैग्नीशियम, फिर सोडियम और उसके बाद पोटाशियम वगैरह। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स में लिथियम 35 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, क्रस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा कैल्शियम। फ्लेम कलर ऑफ मैग्नीशियम का कोई फ्लेम कलर नहीं होता। मैग्नीशियम क्योंकि इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते इसके साल्ट। तो क्रिम्सन रेड तो ये तो स्ट्रॉन्शियम का कलर होता है, लिथियम का होता है। इस तरह पेल येलो ये सोडियम का कलर है, सोडियम के फ्लेम का। एप्पल ग्रीन ये होता है बेरियम का। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कोई फ्लेम कलर भी नहीं होता। pH ऑफ वाटर आफ्टर द एडिशन यानी इसको जब ऐड करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो ये तो वीक बेस है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज नहीं होगी हाई लैटिस एनर्जी की वजह से, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सोल्यूशन एसिडिक होगा और वाटर की pH वैल्यू डिक्रीज करेगी। उसके बाद है विच इज़ लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 59 में जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसकी लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे तो इसकी लैटिस एनर्जी तो इसकी कम है, लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉल होने की वजह से, लार्जर साइज़ है बेरियम का, तो इसकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट होगी। इक्विमोलर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर विच वन सोल्यूशन रिकॉर्ड हाईएस्ट pH, तो ये सभी सोल्यूशन इनको अगर साल्ट हैं इनको वाटर में ऐड करेंगे तो बेस प्रोड्यूस होगी और HCl। तो फर्स्ट में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो वीक बेस है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस pH को इंक्रीज़ करेगी।
HCl तो सभी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो pH हाईएस्ट किस में रिकॉर्ड होगी, जो बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से pH वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है विच हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी देन लैटिस एनर्जी। तो इसमें बेरिलियम सल्फेट, इसकी लैटिस एनर्जी कम है क्योंकि बेरिलियम का स्मॉल साइज़ है, सल्फेट का लार्ज है, तो साइज़ कंपेरेबल ना होने की वजह से, यानी अगर स्मॉलर केटाइन लार्जर एनाइन हो या केटाइन एनाइन में लार्ज डिफरेंस हो साइज़ के हिसाब से, तो उनकी लैटिस एनर्जी कम होती है। और अगर बात करें हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो बेरिलियम की तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो इसका आंसर होगा बी। व्हेन ब्रोमीन ट्रीटेड विद सोडियम फ्लोराइड, एक्वस सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, प्रोडक्ट विल बी। तो ब्रोमीन का रिएक्शन होगा ये साल्ट से, क्लोरीन से, सोडियम क्लोराइड से और सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड से रिप्लेस कर देगी आयोडीन को। तो इससे बनेगा हमारे पास आयोडीन प्रोड्यूस होगी, बाकी इनको तो रिप्लेस नहीं कर सकेगी, तो इसका आंसर होगा ओनली आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग विद रिलीज मोस्ट इजीली कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अनस्टेबल है वो हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड को रेडली रिलीज़ करेगा। इसमें से कार्बोनेट क्योंकि लार्ज साइज़ हैं तो हम स्मॉलेस्ट साइज़ केटाइन यहाँ से देखेंगे, तो इसमें पोटाशियम सोडियम का तो लार्जेस्ट साइज़ है, कैल्शियम का भी लार्जेस्ट साइज़ है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें ये अनस्टेबल है टुवर्ड्स हीट एज़ कम्पेयर टू अदर, या इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी MgO उसकी हाई लैटिस एनर्जी है, तो उसकी लैटिस स्ट्रांग होने की वजह से प्रोडक्ट रिएक्शन फेवर करेगा टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन और द डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पे फास्ट होगा। तो इसका आंसर होगा ए। राइट सिंबल ऑफ थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल। तो मेटल में थर्ड मोस्ट अबंडेंट है कैल्शियम, फर्स्ट पे है एल्यूमिनियम, सेकंड पे आयरन और थर्ड पे कैल्शियम। वैसे अगर एलिमेंट के लिहाज से क्रस्ट में देखा जाए तो कैल्शियम आता है फिफ्थ पे, मेटल के लिहाज से थर्ड पे है, तो इसका सिंबल होगा कैल्शियम। विच हैज़ लीस्ट डेंसिटी वैल्यू। तो इनमें से कैल्शियम का लीस्ट ये स्ट्रक्चर फीचर होते हैं, वैसे डेंसिटी डिक्रीज़ करती है, लेकिन सेकंड ग्रुप में बेरिलियम से कैल्शियम तक डिक्रीज़ करती है फिर इंक्रीज़ करती है। तो सेकंड ग्रुप में से डेंसिटी का वैल्यू कैल्शियम का सबसे कम होता है। पोर्टलैंड सीमेंट डज नॉट कंटेन। तो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एलुमिना सब होते हैं, कैल्शियम फास्फेट नहीं होता। ये अबव जो कंपाउंड है ये लाइम और एलुमिना सिलिका से प्रोड्यूस होंगे, तो ये सभी पोर्टलैंड सीमेंट का पार्ट है। ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा? याद रखें ऐसे क्वेश्चन जो डिस्कस किए जाते हैं, जो ज़्यादा जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है यहाँ पे। तो उसकी वजह के इजीली जो सिंपल कॉमन क्वेश्चन है वो तो आप कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो चलें देखें, ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें लैटिस एनर्जी को देखेंगे तो लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट लिथियम क्लोराइड का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो लेकिन यहाँ पे हम लिथियम क्लोराइड क्योंकि ये कोवलेंट इन नेचर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और सोडियम क्लोराइड का इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर पोटाशियम क्लोराइड का और सीजियम क्लोराइड का स्मॉल होता जाएगा ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ केटाइन। तो अनकम्पेरेबल साइज़ होता जाएगा तो लैटिस वीक होती जाएगी। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, लिथियम, अगर सोडियम फ्लोराइड होता तो फिर इसका, या लिथियम फ्लोराइड होता तो फिर इसका लिथियम फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट
ज़्यादा था बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्योंकि लिथियम क्लोराइड कोवलेंट इन नेचर है, वैसे भी क्लोरीन का साइज़ लार्ज है। फ्लोरीन के केस में स्मॉल साइज़ है, क्लोरीन का लार्ज साइज़ है। तो लार्जर साइज़ के एनाइन पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो लिथियम का स्मॉल साइज़, क्लोराइड का लार्ज साइज़ एज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड। तो ये इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा होगा सोडियम क्लोराइड का। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कार्नोलाइट, कार्नोलाइट ये और है, इसका फार्मूला होता है KCl MgCl2.6H2O, यहाँ पे है Cl2। तो इसमें आयन प्रोड्यूस होंगे, मैग्नीशियम भी होगा, क्लोराइड भी होगा, पोटाशियम भी होगा। लेकिन क्लोराइड तो जाएगा कैथोड एनोड पे, क्लोरीन गैस रिलीज़ करेगा, और पोटाशियम मैग्नीशियम इनका कंपटीशन होगा। जिसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी वो कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगी। तो मैग्नीशियम का स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो मैग्नीशियम कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन प्रोड्यूस होगा इसकी कार्नोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस से। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व, तो सीमेंट में वाटर को मिक्स किया जाता है जिससे सीमेंट की जो सेटिंग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग होती है। तो इसका ये प्रोसेस होता है हमारे पास हाइड्रेशन का। विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम देखेंगे साइज़ के रिस्पेक्ट। तो जिसका साइज़ लार्ज होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी, दूसरे में इलेक्ट्रॉन लूज ऐड करने की भी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे पोटाशियम का लार्ज साइज़ है, तो पोटाशियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है विच इज़ कलर्ड, तो सुपर ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे KO2 है तो ये कलर्ड इन नेचर है। नेक्स्ट है ना MgO2, तो ये पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड नहीं है। तो KO2 ये सुपर ऑक्साइड है, तो ये सुपर ऑक्साइड कलर्ड इन नेचर होते हैं, इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका होता है O2-1। तो ऑक्सीजन का क्योंकि इनके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे भी 5 हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो ये हम इसको बाज़ दफ़ा ये बिटवीन कह लेते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 तो ऑक्सीजन के पास हो गई है, मैंने 5 लिख दिए तो 5 ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस होते हैं, एक शेयरिंग में होगा तो 5 ये बच गए। और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है -1 चार्ज होता है क्योंकि सुपर ऑक्साइड पे, तो इस वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर्ड इन नेचर होते हैं और पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। बाकी नॉर्मल ऑक्साइड और जो हैं हमारे पास सुपर ऑक्साइड वो डायमैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड भी। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का ऑरेंज रेड कलर होता है। इन डाउन प्रोसेस कैथोड एंड एनोड, तो कैथोड इसमें बनाया जाता है आयरन एंड ग्रेफाइट का। कैथोड इसमें होता है आयरन एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेल्सन सेल क्लोरीन प्रिवेंट टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग, तो इसका आंसर होगा परफोरेटेड कैथोड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबल इन एसीटोन, एसीटोन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इनमें से जिसमें नॉन पोलर या कोवलेंट करैक्टर एसीटोन कोवलेंट यानी नॉन पोलर में हम उसको लेते हैं, यानी वो एक कोवलेंट कंपाउंड को डिज़ोल्व करता है, तो उसमें पोलैरिटी है, डाइपोल फोर्सेस होती हैं। तो एसीटोन में वो मैक्सिमम सॉल्युबल होगा जिसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो सभी में यहाँ पे अगर कोवलेंट करैक्टर की बात करें तो सभी में मैग्नीशियम ही है, तो मैग्नीशियम तो सेम ही है सभी में मैग्नीशियम ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हैलाइड्स हैं, तो लार्जर जो एनाइन होते हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो कोवलेंट करैक्टर भी मैक्सिमम डेवलप करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यानी यहाँ पे आयोडाइड ब्रोमाइड को देखें, फर्स्ट पे ही है आयोडाइड ब्रोमाइड, तो ये दोनों एसीटोन में सॉल्युबल होंगे। अगर सी देखें तो उसमें फ्लोरीन है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, तो ये आयनिक इन नेचर होगा। MgBr2 तो कोवलेंट ही है।
तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी वो आंसर होगा इसका ए। विच इज़ कलर ऑफ फ्यूम विच अपेयर्ड अराउंड द बॉटल ऑफ AlCl3। तो AlCl3 के बॉटल जो है उसके अराउंड फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअल में ये होता है कि AlCl3 इसका रिएक्शन होता है मॉइस्चर के साथ और इससे प्रोड्यूस होता है HCl प्लस AlOH थ्राइस। तो ये टर्बिडिटी काज होती है और HCl की वजह से इसके वाइट से वहाँ पे फ्यूम प्रोड्यूस होते हैं। तो यानी HCl और AlOH थ्राइस वीक बेस है तो इससे कुछ वहाँ पे वाइटिश सा कलर प्रोड्यूस होगा। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो शुगर चारकोल ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये सभी अमरफस कार्बन हैं, एलोट्रॉप्सी हैं। तो इनमें से पूछा गया, तो इनमें से एनिमल चारकोल में तो 10% कार्बन होती है। ये जो जानवर हैं उनकी हड्डियों को उनका जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का कंबशन करा जाती है तो उससे कार्बन उसको एनिमल चारकोल। उसके बाद कोक में 98% कार्बन होती है। शुगर चारकोल ये शुगर का डिहाइड्रेशन करवा जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने से। तो शुगर चारकोल में 100% कार्बन है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो इसका आंसर होगा शुगर चारकोल। उसके बाद विच इज़ कंपोजिशन ऑफ सिन गैस। सिन गैस सिंथेसिस गैस ये मिक्सचर होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। इसको सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है, सिन गैस भी कहते हैं सिंपल वे में, और वाटर गैस भी कहा जाता है। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसी वजह से यानी अल्कोहल अल्डिहाइड्स वगैरह फॉर्मल्डिहाइड उसको लिए भी रिएजेंट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है बाज़ रिएक्शन में। तो इस वजह से इसको कहा जाता है सिन गैस सिंथेसिस गैस। ये आंसर होगा इसका ए। सेकंड जो है ये इसका नहीं होगा, इसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। यही इसमें रेशो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन की। और सी इसमें है फॉस्जीन गैस। विच इज़ नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास SiF4 ये एग्जिस्ट F6 सॉरी ये एग्जिस्ट करेगा। सेकंड जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोराइडाइन लार्जर साइज़ है तो इस वजह से सिलिकॉन इनको इजीली अकोमोडेट नहीं कर सकेगा। और अगर सी ऑप्शन देखें तो उसमें CF6 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। तो ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों का डिफरेंट रीज़न है। बोथ आंसर होगा। विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो फर्स्ट इन सभी में नाइट्रोजन ही है तो लोन पेयर होगा तो बेसिक इन नेचर होंगे। लेकिन फर्स्ट में अगर देखें तो मिथाइल ग्रुप है, सेकंड में यहाँ पे ट्राइफ्लोरोमिथाइल है। तो ये L-I इफेक्ट की वजह से लोन पेयर ये विदड्रा करेंगे, ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हैं तो इस वजह से ये भी वीक बेस होगा, इसमें बेसिक नेचर इतनी नहीं होगी। और अगर सी की बात करें तो इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, लेकिन सिलिकॉन जो SiH3 है उसमें सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल हैं और नाइट्रोजन का लोन पेयर d ऑर्बिटल में इसकी बैक बॉन्डिंग हो जाती है और ये सिलिकॉन के d ऑर्बिटल की तरफ ये पुश होगा। तो इस वजह से इसका तो टोटली स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। ये ट्राइगोनल पिरामिडल से स्क्वायर प्लेनर हो जाता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाती है। तो इस लिहाज से ये भी बेसिक इन नेचर नहीं होगा। तो दोनों का डिफरेंट रीज़न है। ये देखें आपके कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक चीज़ टीचर के लिए जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन जो यहाँ पे चीज़ है देखने को मिलेगी वो ये कि आप कितना वीडियो पे कमेंट करते हैं और कितना लाइक करते हैं। बहुत इस पे दिन रात मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आपको एक क्वेश्चन से ऐसे सीधे साधे क्वेश्चन नहीं, यानी एक क्वेश्चन से आप काफ़ी सारी बातें आपको सीखने को मिले, ऐसे उनमें ऑप्शन रखे जाते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट रीज़न है। बी ऑप्शन जो है ये बेसिक नहीं है -I इफेक्ट की वजह से, और सी ऑप्शन में नाइट्रोजन के लोन पेयर सिलिकॉन के d ऑर्बिटल में
पुश हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बेसिक इन नेचर ए होगा, बेसिक इन नेचर ए होगा। पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर इसमें बेसिक यूनिट होता है, जिसमें स्ट्रक्चर यूनिट है वो Si2O7-6 है। फर्स्ट वाला जो है इनको हम आर्थोसिलिकेट कहते हैं, और सी ऑप्शन होता है साइक्लिक सिलिकेट। ये हमारे पास होते हैं साइक्लिक सिलिकेट। और जो डी ऑप्शन है इनको हम कहते हैं चेन सिलिकेट। ठीक है। नेक्स्ट, विच रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा फिजिबल नहीं होगा। फर्स्ट में फ्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर रही है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयोडीन से ज़्यादा है, यानी इसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है। इसका 2.87 रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो जिसका हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो दूसरी नॉन मेटल को रिप्लेस करेगी, फ्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस करेगी। जो सी ऑप्शन है उसमें क्लोरीन भी बोरोमाइड को रिप्लेस करेगी। लेकिन जो बी ऑप्शन में रिएक्शन दिया हुआ है ये फिजिबल नहीं है। इसमें ये है कि PbCl2 का Cl2 के साथ PbCl4 नहीं बनेगा, क्योंकि PbCl4 इसमें जो लेड +4 में है अनस्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इतना एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा Al2Cl6। तो इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है यही पूछा गया है। तो इसके अंदर 2, ये एक डाइमर है, इसके अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड है, दिस वन एंड दिस वन। विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, तो इनमें से किसका ऑर्डर ऑफ आयनिक, यानी ऑर्डर इनका करेक्ट यहाँ पे तो इनका अरेंजमेंट ही नहीं है। तो ये आंसर इसको हम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बेरिलियम क्लोराइड, तो बोरोन ट्राइक्लोराइड। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड यहाँ पे आयनिक करेक्टर हम देखेंगे, जितना केटाइन लार्जर इन साइज़ होगा उसका आयनिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसमें ये तो सभी सेम ही हैं। यहाँ पे गैलियम में आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बोरोन ट्राइक्लोराइड। विच हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड जो ग्रुप है बोरोन फैमिली, इसमें बोरोन के बाद सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है थैलियम की। इनका अगर हम इन सभी को अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा होती है थैलियम की, उसके बाद है गैलियम की, ये तो इसका उल्ट हो गया, लेस हो गया, यानी सबसे ज़्यादा है थैलियम की, उसके बाद इंडियम की, नेक्स्ट है गैलियम और एल्यूमिनियम की। तो थैलियम की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल सब शेल इन्वॉल्व होता है। पोअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना शील्ड नहीं होंगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी आउटर मोस्ट शेल पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसी तरह गैलियम का भी आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल होता है, डी सब शेल की वजह से पुअर शील्डिंग होगी, पुअर शील्डिंग से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतने शील्ड नहीं होंगे, तो उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, तो इजीली रिमूव नहीं होंगे। हाईएस्ट वैल्यू होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। तो यहाँ पे मैक्सिमम है थैलियम का, बोरोन के बाद सबसे ज़्यादा बोरोन फैमिली में से थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है। विच हैलाइड एग्जिस्ट डिफरेंट फ्राम अदर क्रिस्टलाइन स्टेट, तो इनमें फर्स्ट PCl5 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl6-1 में एंड PCl4+1 में, जबकि बाकी जो हैं PbR4 जो बी ऑप्शन है PbR5 फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड है, तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है
PbR4+ और Br-1। तो ये जो Pi5 है ये भी PbR5 की तरह एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो उसका रीज़न यही है कि इसमें जो हैलाइड्स हैं ब्रोमाइड एंड आयोडाइड लार्जर साइज़ होने की वजह से जो फास्फोरस है ये इनको इजीली अकोमोडेट नहीं करेगा। तो सॉलिड स्टेट में PCl5 इनसे अलग एग्जिस्ट करता है, अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड PCl5 है स्ट्रक्चर, तो इसमें ये PCl6 भी ये PCl यहाँ पे Cl होना था, PCl6 इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और PCl4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कोई लोन पेयर नहीं होगा यहाँ पे। ये इसका फास्फोरस का लोन पेयर क्लोरीन Cl पॉजिटिव को डोनेट कर दिया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर होंगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद विच गैस नॉट प्रोड्यूस बबल व्हेन स्लोली पास थ्रू वाटर। अमोनिया गैस वाटर में डिज़ाल्व होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अमोनिया तो उसमें बाउंड हो जाएगी, कोई बबलिंग नहीं होगी। जबकि फास्फीन और आर्सिन ये डिज़ाल्व इतनी नहीं होती और इससे तो गैस यानी अगर हम पास करवाएंगे तो बबलिंग से ये आउट हो जाएंगी। तो इसमें जो बबल प्रोड्यूस नहीं करेगी अमोनिया होगी। ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, इनमें से Pi5 तो एग्जिस्ट करता है, इसमें Pi5 एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, क्योंकि आयोडीन का लार्जर साइज़ है। तो लार्जर साइज़ की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसमें अगर हम बात करें PCl4 की, ये एग्जिस्ट करेगा। PCl4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअल में ये होता है ना, क्योंकि PCl3 जो है ये अपना लोन पेयर फास्फोरस Cl पॉजिटिव को डोनेट करेगी, तो इससे बनेगा PCl4+1। अगर PCl4 माइनस हो तो फास्फोरस तो लोन पेयर डोनेट किसको करेगी, पहले क्लोराइड ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें जस्ट 1 ही एग्जिस्ट करेगा। इन रिंग टेस्ट ब्राउन कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो रिंग टेस्ट में कंपाउंड बनता है FeH2ONO टेकन यहाँ पे सल्फेट, तो इसका ऑक्सीडेशन सल्फेट का -2 तो इसका +2। अब यहाँ पे लिगेंड्स है नाइट्रोसाइल एंड वाटर, तो बैलेंस करेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोसाइल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर का भी यहाँ पे वाटर के 5 होंगे, वाटर का भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है न्यूट्रल वाटर का। तो यहाँ पे आयरन का +2 होगा, आयरन का +2 होगा। विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो BiH3 ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे रिलीज़ करेगा, ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बिस्मिथ का लार्ज साइज़ है, हाइड्रोजन का स्मॉल साइज़ है, तो इस अनकम्पेरेबल साइज़ की वजह से ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। विच इज़ नॉट मिक्सड ऑक्साइड, तो मिक्स्ड ऑक्साइड ये सभी मिक्स ऑक्साइड हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मिक्स ऑक्साइड ना हो, तो इसका आंसर होगा नन। अगर बात हम इनकी करें तो फर्स्ट वाला जो है ये मिक्स ऑक्साइड है PbO+ PbO2, इसमें 2 ये होते हैं हमारे पास लेड के मोनोऑक्साइड। इसी तरह इसमें भी 2 MnO और इसमें होता है MnO2। इसी तरह इसमें फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड होते हैं, जो मैग्नेटाइट का ये फार्मूला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन DO2, तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। एक्चुअल में ये होता है कि क्लोरीन को जब वाटर में से पास करते हैं तो इससे 2 मोल बनेंगे HCl के, प्लस नेसेट ऑक्सीजन रिलीज़ होगी जो ब्लीच करेगी, तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। विच इज़ नॉट एग्जिस्ट, तो इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, HCl6 ये एग्जिस्ट, इसमें ये तो करेगा एग्जिस्ट। FCl3, अच्छा यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट, FCl3 तो फ्लोरीन तो 3 बॉन्ड नहीं बनाएगी,
तो ना ही इसमें d ऑर्बिटल होता है और ना ही इसमें एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो बी ऑप्शन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ClF3 एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी इसका आंसर होगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन, सल्फ़र डाइऑक्साइड ये अल्कलाइन मीडियम में गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कलाइन मीडियम में गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका देखें SO2 प्लस H2O में जब इसको डिज़ाल्व करेंगे तो H2SO4 और साथ नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज़ होगी। तो ये इससे ये नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस करेगी, 2 मोल इसके नेसेंट हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे 2H2। तो अब क्या होगा कि अगर हम बेस इसमें डिज़ाल्व करेंगे तो बेस के डिज़ाल्व करने से H2SO4 कंज्यूम होगा। प्रोडक्ट वाली साइड से कोई चीज़ जितनी कंज्यूम होगी रिएक्शन फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बेस ऐड करेंगे H2SO4 कंज्यूम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा। तो इसमें नेसेंट हाइड्रोजन मैक्सिमम प्रोड्यूस होंगे। नेसेंट हाइड्रोजन जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो इसका जो रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट होगा SO2 का वो मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम में तो SO2 का रिड्यूसिंग एजेंट एज अ एक्ट इतना नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम एसिड डाल दें तो एसिड ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा H आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने की वजह से। तो नेसेंट हाइड्रोजन भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये नेक्स्ट जो कोई भी कंपाउंड होगा उसको कैसे रिड्यूस करेगा। तो SO2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है अल्कलाइन मीडियम में। विच इज़ मोर एसिडिक, तो इसमें मोर एसिडिक कौन सा होगा। आफ्टर द डी प्रोटोनेशन ये बनेगा PH2-1 एंड HS-। अब देख ले कि इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगी उसकी। तो सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर बेसिक होगा। नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा अकोमोडेट होने की टेंडेंसी रखते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वहाँ पे। तो HS- से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इसका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऑल कंपाउंड नॉट एग्जिस्ट, ICl5 तो एग्जिस्ट, ICl7 है। तो ICl7 ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, IF7 ये भी एग्जिस्ट, ICl तो ये हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा, ICl7 एग्जिस्ट नहीं, यहाँ पे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। और ए ऑप्शन क्योंकि क्लोरीन का लार्ज साइज़ होने की वजह से ये इजीली अकोमोडेट नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा 96 का आंसर होगा ए। उसके बाद है विच इज़ नॉट आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, तो इनमें से हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इनका हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो फर्स्ट पे है XeOF4, तो यहाँ पे जीनान के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 तो ये बॉन्ड बनाएगी फ्लोरीन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ, तो एक लोन पेयर बचा है इसके पास। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड। मैं चलो इसका देख लेता हूँ, रफ सा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो XE हमारे पास होगा, ये F4 और ये इसका ये होगा F4, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d2 इसका शेप होगा हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 6 ही होगा, इसका शेप होगा स्क्वायर पायरामिडल। और IF7 का भी यही है, इसमें 7 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, तो
इसका तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगा। IF5 अगर होता तो ये आइसोस्ट्रक्चरल थे, लेकिन ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। नेक्स्ट I5-1 है, तो इसमें जस्ट लाइक ये स्ट्रक्चर होगा एक आयोडीन के पास, यानी -1 की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 आयोडीन उसके पास अटैच हैं तो उसमें 2 लोन पेयर होंगे, और इसी तरह यहाँ पे भी XeF4 में 2 लोन पेयर हैं, तो ये भी सेम स्ट्रक्चर होगा, इनका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और अगर ClF3 की बात करें तो क्लोरीन के 3 बॉन्ड बनाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर बने। इसमें भी 2 लोन पेयर बचेंगे, तो दोनों की T शेप होगी, सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी, सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम शेप, आइसोस्ट्रक्चर होंगे। A1 आइसोस्ट्रक्चर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ BOB लिंकेज इन बोरैक्स। बोरैक्स का ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखें, ये हमारे पास बोरैक्स है और इसमें टोटल लिंकेज हैं ये 1 2 3 4 और एक यहाँ पे सेंटर पे, तो टोटल 5 इसमें लिंकेज हैं, तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉन इज़ प्रोड्यूस फ्राम रेडियम। रेडॉन इज़ प्रोड्यूस, तो ये रिएक्शन होता है रेडियम 88 एटॉमिक नंबर है इसका, 226 एटॉमिक मास है, तो इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन होगा। अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन होगा तो रेडॉन 86-22 इसमें प्रोड्यूस होगा आफ्टर द एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई अल्फ़ा पार्टिकल, तो इसमें एमिशन होगा अल्फ़ा पार्टिकल का, बी आंसर होगा। द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 विल बी सिमिलर टू ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें किससे मैच नहीं करेगी। अब देखें, अगर जो कन्फिग्रेशन स्टेटमेंट में दिया हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जस्ट लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अगर जैसे ये बेरिलियम का कन्फिग्रेशन है, अगर हम ए में देखें तो ये मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन और 3s2 है, तो इनका सिमिलर होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। और इसी तरह बी में देखें 4s2 है, ये कन्फिग्रेशन है से 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20, ये कैल्शियम का कन्फिग्रेशन है, तो ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग कर रहा है। अगर हम बात करें इसमें सी की, तो सी में हमारे पास है 1s2 2s2 3s2 3p1, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन में यानी ये सिमिलर नहीं होगा। लेकिन देखें ज़रा, ये कन्फिग्रेशन है एल्यूमिनियम का कन्फिग्रेशन है, और स्टेटमेंट में दिया हुआ है बेरिलियम का, तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम के साथ। तो इन सभी का नहीं पूछा गया कि जो कौन सा इनमें से डिफरेंट है, बल्कि स्टेटमेंट में बेरिलियम के लिहाज से पूछा गया है। तो फर्स्ट टू मैग्नीशियम कैल्शियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होने की वजह से सिमिलर होंगे विद द बेरिलियम, और जो सी है वो डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोशिश की जाती है कि यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो इसका आंसर यानी कि यहाँ पे सभी सिमिलर हैं, एक्सेप्ट पूछा गया तो नन होगा। तो ये आज का हमारा जो कोई सेशन था ये एंड हुआ। ये केमिकल अरिथमेटिक्स में पीरियोडिसिटी एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट से। नेक्स्ट बहुत ही हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है चैप्टर जिसमें फ़िज़िकल का एक है स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स GOC डिस्कस करेंगे, जिसमें एरोमेटिसिटी बहुत GOC, जिसको ऑर्गेनिक में GOC आ गई ना तो उसको समझे ऑर्गेनिक आधी आ गई। तो उसमें बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हैं, डिटेल्स इनके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, और जो क्वेश्चन करेंगे इनके रिलेटेड, और उसमें ऑर्गेनिक एसिड बेस भी हम करेंगे, क्योंकि उसी में सटेबिलिटी एनाइन कार्बोकेटाइन वगैरह की हम देखेंगे। और नेक्स्ट साइक्लोअल्केन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एरोमेटिसिटी स्पेशली ओरिएंटेशन वगैरह इसको हम स्टडी करने वाले हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इसकी वीडियो में इंशाल्लाह आपसे
बात होगी इसके रिलेटेड। एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो उस वक्त तक आपसे जो है वो इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह क्विज़ के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पे लाइक भी करें, कमेंट भी करें अच्छी लगे। बहुत ज़्यादा बार बार ये कहना मुनासिब नहीं होता, लेकिन टीचर की दिल से दुआ निकलती है आप अगर इस पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।